जो जुनून उस वक्त था आरएलपी का, वो आगे ये जुनून नहीं रहेगा। लोग समझ रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन तभी होगा जब सब लोग एक होकर लड़ेंगे, वरना क्या होगा वो समय बताए। विरासत संभालना बारिश का काम होता है। और SC/ST के 60,000 वोट हमारे सरदार सर तहसील के हैं, जो कि हमेशा कांग्रेस के समर्थक रही है SC/ST। तस्वीर मेरे सामने आई थी उपचुनाव की, जिसमें आप थे और एक डूडी साहब थे और जो तीसरा नाम आपने लिया हंसराज जी का। ये 3 लोग थे उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने गए थे, और ये तीनों लोग साइड हो गए। ये शायद सरदार सर के इतिहास में पिछले 40-45 सालों में पहली बार हुआ है कि भवनलाल जी शर्मा परिवार के सामने इतने दावेदार, 7 दावेदार अलग से आए हैं। आप ही नहीं, आपके अलावा भी मूल कांग्रेसी जो और भी लोग हैं, जो बात करें आपके यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष की हो या फिर कोई और जो लोग हैं, वो भी अनिल जी से कटते जा रहे हैं, साइड होते जा रहे हैं। उपचुनाव में हालांकि आरएलपी पिछले 2-3 चुनाव से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कभी 8-10 हज़ार से ज़्यादा वोट क्रॉस नहीं किए। अगर सरदार शहर में बीजेपी और कांग्रेस नॉन जाट को टिकट देती है तो आरएलपी प्रभावी रहेगी। तो आरएलपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया उसका नेतृत्व खुद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया, और वो स्वयं 15 दिन तक पूरा डेरा डाल के यहाँ रहे, और तो उसमें थोड़ा युवाओं में फर्क पड़ा, और उसी का नतीजा था कि 47,000 के करीब वोट ले गए। लेकिन मैं अब वो माहौल नहीं देखता। दुर्भाग्य है ये माने, या फिर कुछ है कि जो पैसे कमाने की एक स्ट्रेटजी है कि सड़कें पहले बनी जाती है और फिर पाइपलाइन डाली जाती है, योजनाएं बाद में आती है। भाई हंसराज सिंह ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसमें उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि किस प्रकार हवेली में कार्यकर्ताओं का अनादर होता है, अपमान होता है, और हर इंसान अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। काम किया है, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे, और उसी नारे पे मैं और मेरे 32 साथियों ने मिलकर काम किया। और अब जो देहात की आवाज़ उठ रही है, मैं भी देख रहा हूँ, और उस आवाज़ की या लोगों के मांग के आधार पे मैंने आवेदन किया, नहीं कि मैंने किसी द्वेषतावश कोई आवेदन। हॉस्पिटल का जहाँ तक मुद्दा है, हॉस्पिटल शहर के हित की बात है, शहर की जनता को बहुत बार जाना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी। विवाद जो पैदा हुआ है वो विवाद मालिकाना हक का पैदा हुआ है। मेघवाल समाज ये चाहता है कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित जी के नाम की घोषणा कर दी। ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। अगर इस बैठ को सुलझाया जाए इसके, तो शायद निश्चित रूप से ये मामला सुलझ सकता है। शहर का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और गांव ढाणी के अंदर क्या क्या मुद्दे होते हैं उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन मुद्दों को फिर हम नेताओं से सवाल करते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में। सरदारसर विधानसभा क्षेत्र लगातार 35 साल से पंडित भंवरलाल जी का गढ़ रहा है। अब उनके सुपुत्र हैं अनिल शर्मा विधायक यहाँ से। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सरदारसर विधानसभा क्षेत्र से सरदारसर नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरदारसर के अंदर क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि ये भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लगातार पार्षद रह रहे हैं, आप अभी मौजूदा यहाँ के चेयरमैन हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपका क्या क्या कार्यकाल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल का हमारे सरदार शहर में पधारने पर मैं मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। अब रही बात कार्यकाल की, हमारा परिवार, मेरे पिता स्वर्गीय मोहनलाल जी चौधरी करीब 50 साल पहले से राजनीति में आए थे, और लगातार उन्होंने 8 बार नगर पालिका के चुनाव लड़े, और सन 2000 से 2005 तक वो सरदार शहर के अंगूठा टेक व्यक्ति होते हुए सफल चेयरमैनों में रहे। और उनका कार्यकाल आज भी आप सरदार शहर में पता करेंगे तो लोग आपको बता देंगे। सन 2010 में मैं पहले व्यापार में था, 2010 में मैंने राजनीति में प्रवेश किया पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में, और उसके बाद में सर्वप्रथम मैं जब जीता तो मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। फिर 2015 में जो चुनाव हुए
उसमें पुणे में जीता, लेकिन हमारी पार्टी अल्पमत में आई और सुषमा जी पिंचा, यहाँ पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा की पत्नी चेयरमैन बनी। उस वक्त मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। जिस सरदार सर में कोई ये जानता नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष का पद क्या होता है, वो बखूबी हमने बना के दिखाया, करके दिखाया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो 2021 में चुनाव हुए और जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देते हुए और 32 पार्षदों को हमको जिताया। और स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने उन 32 में मैं अकेला एक समाज का व्यक्ति था, फिर भी मुझे सरदार सर का चेयरमैन बनाया था। आप भंवरलाल जी के करीबी हुआ करते थे? भंवरलाल जी शर्मा का हमारा पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं बल्कि हमारा 45-50 सालों से, जब वो सरपंच थे तब से मेरे पिताजी का उनसे रिश्ता था जी। वर्तमान विधायक भाई श्री अनिल जी शर्मा जोवार अभी वर्तमान में है, मेरी और उनकी भी 40 साल से बचपन से दोस्ती है जी। थी। और अब जो दावेदारी की है जी, ये शायद सरदार सर के इतिहास में पिछले 40-45 सालों में पहली बार हुआ है कि भंवरलाल जी शर्मा परिवार के सामने इतने दावेदार, 7 दावेदार अलग से आए हैं, जबकि पंडित जी का एक रिकॉर्ड रहा, उनके सामने कभी किसी दावेदार ने हिम्मत नहीं। उन पे भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सर उससे पहले मैं यहाँ पे जो अब भंवरलाल जी कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि वो सरपंच रहे, उससे राजनीति की शुरुआत हुई, तो 35 साल से लगातार वो विधायक हैं थे, अभी उनके सुपुत्र हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? सरदार सर में उनके कार्यकाल में विकास के कार्य की जो रेस है वो कैसी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको छोटी सी बात बताई नगर पालिका की, मेरे पिताजी के कार्यकाल की जी, उसी प्रकार मैं विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा के कार्यकाल की जहाँ तक चर्चा करूँ तो उनका एक सबको साथ लेके चलने का, 36 कौम को साथ लेने का जो लेके चले और सबको मैनेज रखा, वो ये कारण था कि वो सबके दिलों पे राज करते थे। उनके स्वर्गवास के बाद में जब अनिल जी को मौका मिला तो ये तो उनको सोचना है कि वो अपने पिताजी की विरासत को कैसे संभालें। और पंडित जी का कार्यकाल जो था वो लोगों ने अच्छी तरह उसको अंगीकार भी किया और उन्होंने लोगों की खूब सेवाई की, गरीब को गणेश मान के वो चलते थे। जी, सरदार सर उपचुनाव की बात करें तो उस समय अनिल जी चुनाव के अंदर गांव में जाते थे तो कहते थे कि पिताजी के सपने अधूरे हैं, उनको पूरा करना है। तो फिर ये बात क्यों कहते थे कि 35 साल में जो काम नहीं हुए फिर वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरे करने हैं? इसका प्रश्न का जवाब तो आपको वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि अचानक उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण हमें उपचुनाव में जाना पड़ा। और अनिल जी का शायद ये कहना उस वक्त तो सही था, कभी काम उन्होंने खूब किया 35 साल में, फिर भी जो काम अधूरे रहे उनको पूरा करेंगे। लेकिन उपचुनाव के रिजल्ट के बाद में जो पासा पलटा वो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। जी, बार बार मैंने पत्रकार महोदय को भी आगे किया है, मीडिया में भी कहा है कि जिन व्यक्तियों ने 40 साल तक 45 साल तक इस परिवार की सेवा की और पंडित जी ने हमें बच्चों की तरह पाला, तो कहाँ गलती रहेगी? एक मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत आपको पदाधिकारी मिलेंगे, आप सरदार सर में जानकारी कीजिए, जो धीरे धीरे वहाँ से छोड़ के निकल रहे हैं। तो ये प्रश्न तो उनके लिए खड़ा होता है कि जब आज मेरे पिताजी पार्षद थे तो उनकी विरासत को संभालना मेरी ड्यूटी है, और उसी प्रकार जब वो विधायक बने हैं तो उनकी विरासत संभालना उनकी ड्यूटी है। कहाँ कमी है उस कमी को आत्ममंथन करके उनको ढूंढना चाहिए था, बजाय इसके हर कार्यकर्ता को दरकिनार किया जा रहा है। ये पार्टी हित में नहीं है, उनके स्वयं के हित में नहीं है। आप ही नहीं, आपके अलावा भी मूल कांग्रेसी जो और भी लोग हैं, जो बात करें आपके यहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष की हो या फिर कोई और जो लोग हैं, वो भी अनिल जी से कटते जा रहे हैं, साइड होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि चलो आपकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन आपके अलावा भी और लोग हैं, आपकी कभी चर्चा तो होती है उन लोगों से? नहीं, चर्चा खुद के हमारे जो हम कार्य कर रहे थे 45 साल से, हम जो दरिया बिछा के हम कार्यकर्ता बने थे, खुद के हमारे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों से विधायक महोदय गिर गए हैं जो उनको शायद सही गलत सोचने का वो नहीं देते समय। और एक मैं नहीं, कम से कम आपको ऐसा गिना सकता हूँ 10, 12, 15 पदाधिकारी जो है वहाँ से कांग्रेस के निकल चुके हैं। बिल्कुल, अभी हाल ही में एक नए निकले हैं कार्यकर्ता, 4 दिन पहले हमारे बहुत ही सीनियर साथी
भाई हंसराज सिद्ध, जो युवा राजनीति के वो हमेशा से रहे हैं और युवा राजनीति में कॉलेज से लेके अब तक उन्होंने एक तस्वीर मेरे सामने आई थी उपचुनाव की, जिसमें आप थे और एक डूडी साहब थे और जो तीसरा नाम आपने लिया हंसराज जी का, ये 3 लोग थे उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने गए थे और ये तीनों लोग साइड हो गए हैं। देखिए अभिषेक जी, आप ये जानते हैं कि जब उपचुनाव होता है हजारों की भीड़ में अगर किसी को 3 को चुना जाता है पर्चा साथ भरने के लिए, फॉर्म भरने हम तीनों को साथ ले जाया गया, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि हम तीनों उनके कितने नज़दीक थे। ऐसी कहाँ तीनों से गलती हुई कि तीनों को अब दरकिनार कर दिया गया, आज वो तीनों उनके साथ नहीं है। भाई हंसराज सिद्ध ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसमें उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि किस प्रकार हवेली में कार्यकर्ताओं का अनादर होता है, अपमान होता है और हर इंसान अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। जब स्वाभिमान पे चोट लगेगी तो भाई से भाई अलग हो जाता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। आपके चेयरमैन होते हुए जो कार्यकाल है अभी का, उसमें आपने सरदारसर नगर पालिका में, अभी तो वो नगर परिषद हो गया है, लेकिन इस नगर पालिका के अंदर क्या क्या कार्य करवाए हैं? इसके मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 7 फरवरी 2021 को हमारी बोर्ड ने गठन हुआ और हम सभी साथियों ने, जिसमें भाई हंसराज भी शामिल थे, और हमने मिलकर एक 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी शहर के सौंदर्यकरण की, विकास की। मैंने नेता प्रतिपक्ष के पद पे रहते हुए जो जो कमियां शहर में देखी उनका मेरे को ध्यान में था, तो हमने उसका एक चिट्ठा बनाया और उस 100 दिवसीय योजना में बीच में कोरोना काल आ गया, कुछ डिले हुआ, लेकिन हमने 80% वो लक्ष्य 2.5 साल में पूरा कर दिया। जिसके उदाहरण के रूप में मैं आपको एक कच्चा बस स्टैंड का निर्माण करूँ जिसमें 210 गाँवों की बसें आती है और पिछले 30 सालों से वहाँ महिलाएं कीचड़ में चलती थी। जब बरसात आती थी तो 2-2 फुट का कीचड़ रहता था। आप आए हो सरदारसर का अवलोकन कीजिए, कच्चा बस स्टैंड आज हमने ऐसा बना के दिया जिसका उद्घाटन, जो आजकल कृष्णा बस स्टैंड के नाम से जाना, जिसको आज कृष्णा बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है और जिसका उद्घाटन माननीय परिवहन मंत्री विजेंद्र जी ओड़ा और हमारे विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने किया और उनके एक वो जीवन का एक सपना था और उनका वो अंतिम उद्घाटन भी था, तो बड़ी खुशी मिली। और उसके अलावा हमने 3 पार्क शहर में विकसित कर दिए, ओपन जिम हमने लगा दिए, हाईमास्ट लाइटें हमने लगा दी और जो मेन मुख्य मार्ग थे उनको भी हमने चौड़ा करने का काम किया। 148 करीब काम हमने आज तक 2 साल 2.5 साल में शहर में पूरे कर दिए। लेकिन उपचुनाव के बाद मुझे बहुत दुख है कि उस कार्य पे अचानक ब्रेक लग गया और उस ब्रेक का आज नतीजा ये है कि कपड़ों की तरह, ड्रेस की तरह अधिकारी बदले जा रहे हैं, ईओ पे ईओ बदले जा रहे हैं। अब विधायक महोदय क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे खुद के समझ नहीं आ रहा। जी, आपने ईओ की बात की, जो कि एक कमेटी गठित हुई थी एपीआई की, उसमें ईओ से आप नाराजगी जताई थी, वो क्या मामला था फिर? उसमें नाराजगी नहीं थी, एक्चुअली स्थिति ये थी कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष था, यही अधिकारी महोदय यहाँ आए थे और उस वक्त हमारा विवाद भी हुआ। वो अलग टाइप के एक अधिकारी हैं, हठधर्मिता चलाने वाले, तो हमने जो ही विधायक महोदय ने इनको लगाया था तो मैंने विरोध प्रकट किया था कि ये अधिकारी हमें काम नहीं करने देंगे और विधायक महोदय ने 6 महीने तक मेरी अनसुनी की। बार बार हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया और उन्होंने मेरी पार्टी को 2 ग्रुपों में बांट के छोड़ दिया और 6 महीने तक उन अधिकारी की वजह से जो मुख्यमंत्री जी की मुख्य योजना थी प्रशासन शहरों के संग अभियान, जिसमें गरीबों को हम पट्टे देना चाहते थे, उनके आने से पहले हम 2000 पट्टे बांट चुके थे, लेकिन उनके आने के बाद में उनके कार्यकाल में सिर्फ 1.5 से पट्टे बड़ी मुश्किल से बना पाए थे और जनता को बड़ा नुकसान हुआ। बार बार मैंने विधायक महोदय को आग्रह निवेदन किया, हमारी बैठक भी हुई, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं सुनी। जबकि पूर्व में जब ये अधिकारी आए थे तो पंडित भंवरलाल जी शर्मा उस वक्त विधायक थे, तो उन्होंने हमारी पूरी बात गांधी चौक में आम सभा करके उठाई थी कि ऐसे अधिकारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन अब की बार विधायक महोदय का क्या सोच था वो जाने, उनका काम जाने। सरदारसर की पूरी जनता जानती है कि उस एक अधिकारी की वजह से आज हमारी पार्टी गुटों में बंट गई, वरना आज एक गुट और एक विधान था हमारा, एक ही नेता था। अच्छा, नगर पालिका के बाद अब नगर परिषद में क्रमोन्नत हो गया है, तो इससे यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नुकसान ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में यहाँ पधारे थे
और गांधी चौक में मुझे आम सभा में 2 मिनट का मौका मिला था और मैंने विनम्रतापूर्वक मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सर 4000 की जनसंख्या के कारण हमारी नगर परिषद बनने से रह गई है, आप हमारे पे ये उदार करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत नोट करते हुए सरदार शहर नगर पालिका को नगर परिषद बनाया। उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब जो लाभ हमें मिलना चाहिए था ये उन्हीं अधिकारी के कार्यकाल में हुआ है जो प्रमोद कुमार जी जांगीर थे। उनके कार्यकाल में ये आदेश जारी हुए और न तो उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजे, न कोई बजट और न कोई हमें नगर परिषद बनने का खाली नाम मिला। और आपसी फूट के कारण आर्थिक और कोई पद बढ़ने का लाभ हमें आज तक नहीं मिल पाया। बजट भी नहीं, उसका भी मुझे खेद है। नहीं, बजट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अभी आपके विधायक जी को लेकर कोई एक SC ST वाला मामला चल रहा है, कोई ज़मीन का विवाद को लेकर। वहाँ कोई हॉस्पिटल बनना था और वो अभी भी मामला चल रहा है। उसमें SC ST के समुदाय के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। गांव में मैं जाके आया हूँ, वो लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं विधायक जी। वो क्या मामला है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना, विरासत संभालना बारिश का काम होता है और SC ST के 60,000 वोट हमारे सरदार शहर तहसील के हैं जो कि हमेशा कांग्रेस के समर्थक रही है। SC ST उनकी 2 मांगे थी, 3 मांगे थी। एक तो हमारे सामने अंबेडकर जयंती के दिन हम विधायक महोदय के छोटे भाई हैं उपप्रधान भाई केसरी जी और मैं दोनों थे। एक उनकी मांग आई थी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की और दूसरी बापा सेवा सदन को पुनः चालू करने की। तो उस वक्त जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था मूर्ति का, वो मैंने उनको यस कर दिया और उसका प्रस्ताव भी मैंने बना के संभागीय आयुक्त महोदय को भिजवा दिया है जी। बापा सेवा सदन चालू करने का जहाँ तक मामला था, उप प्रधान जी ने उस वक्त यही कहा था, शायद उसका वीडियो भी मिल जाएगा कि भाई ये चालू नहीं हो सकती। अब हॉस्पिटल का जहाँ तक मुद्दा है, हॉस्पिटल शहर के हित की बात है। शहर की जनता को बहुत बार जाना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी। विवाद जो पैदा हुआ है वो विवाद मालिकाना हक का पैदा हुआ है। मेघवाल समाज ये चाहता है कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित जी के नाम की घोषणा कर दी। ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। अगर इस बैठ को सुलझाया जाए इसके, तो शायद निश्चित रूप से ये मामला सुलझ सकता है। शहर का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन सुलझाने की बजाय, जैसा कि अभी आपने एक मीटिंग में सुना कि ये हल्के बयान जो आए, हाँ, विधायक जी का एक बयान भी वायरल हो रहा है। हल्के बयान जो आए, चाहे वो किसी की तरफ से आए, उससे ये समाज जो है ज़्यादा उद्वेलित हो गया। बोला किसी ने दम है तो हरा के दिखाना, ऐसा कुछ बयान था। वो मैं नहीं बता सकता, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक विधायक महोदय को बहुत संयम रखना चाहिए। और कि उनके लिए सारे नेतृत्व एक होते हैं, सारे जनता एक होती है, चाहे वोट दिए किसी को भी हो, समुदाय किसी का भी हो। देखिए, वोट एक भी उतनी कीमत रखता है। गरीब का वोट भी उतना ही कीमती है और अरबपति का वोट भी उतना ही कीमती होता है। बिल्कुल। और रीढ़ की हड्डी हमारी कांग्रेस की जो है SC ST प्लस माइनॉरिटी रीढ़ की हड्डी है। माइनॉरिटी को हम हमारी कांग्रेस की FD मानते हैं जो हर 5 साल बाद हमें ब्याज के साथ लौटाती है। और इसी प्रकार SC ST का मामला है तो SC के लोग जो हैं खुल के कांग्रेस का साथ देते हैं। तो इनको नाराज करना या ये विवाद जो हुआ ये बड़ा खेदजनक है, होना नहीं चाहिए था। गांव से आजकल राजकन चौधरी की आवाज़ क्यों उठ रही है फिर? वो तो सब गांव के लोग जाने वालेंगे। मेरा कार्य क्षेत्र तो शहर का है और शहर में गांव के लोग कह रहे हैं कि राजकरण हमारा बदलाव कर सकता है। शहर में मैंने 2.5 साल में अच्छी मेहनत करके लोगों को दिखाया और जो कच्चा बस स्टैंड बना वो 210 गाँवों को जोड़ता है। मैंने आपसे निवेदन किया और गाँव में वास्तविक स्थिति अब सरदार शहर की ये हो गई है कि एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ गई है 20-25 सालों में। तो हर बार वो परिवर्तन चाह रहे हैं कि ऐसा शहर में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा लगातार हारती आ रही है तो परिवर्तन की वजह से ऐसा हो सकता है। या मान लो मेरे काम देख के लोगों ने मुझे चर्चा शुरू की होगी। जो सिटी में मैंने काम किया है और हमने एक चुनाव के वक्त एक नारा दिया था बोर्ड गठन के टाइम में कि काम किया है काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे। और उसी नारे पे मैं और मेरे 32 साथियों ने मिलकर काम किया। और अब जो देहात की आवाज़ उठ रही है मैं भी देख रहा हूँ और उस आवाज़ की या लोगों के मांग के आधार पे मैंने आवेदन किया, न कि मैंने किसी द्वेषतावश कोई आवेदन किया। सरदार सर की कुछ मुद्दे हैं
जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर की भी मांग लंबे समय से है, शायद घोषणा तो हो गई है उसकी, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर जो सुव्यवस्थित तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं हुई है। अभी भी लोगों को बीकानेर या फिर सीकर चूरू जाना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल का आज नहीं बरसों से है, बरसों से उठता है। हालांकि 100 बेड का कहने को हॉस्पिटल हुआ, लेकिन सुविधा वहाँ नहीं मिली लोगों को। और गंगानगर जयपुर का रेफरल हॉस्पिटल बताते हैं। हाँ, रेफरल हॉस्पिटल है और हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर अति आवश्यक है, क्योंकि गंगानगर हाईवे, दिल्ली बीकानेर हाईवे सारे यहाँ क्रॉस होते हैं। तो मांग अच्छी है, 2-3 बार घोषणाएं भी हुई, कई बार लोगों ने वो घोषणाएं भी की, लेकिन बन नहीं पाया। अब की बार माननीय विधायक पंडित मोहनलाल जी शर्मा के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन काफ़ी योजनाओं की घोषणाएं हुई है, कन्या महाविद्यालय की घोषणाएं सब हुई है, काम धरातल पे काम जो है ना अभी तक लोगों को दिख नहीं पा रहे हैं। उस वजह से लोगों में ये है भूमाफिया पनपता जा रहा है सरदार शहर में। वो तो विधायक महोदय के स्टेटमेंट है, मैं तो क्या बता सकता हूँ उसमें। नहीं, आप क्या सोचते हैं? हमारे जो मामला संज्ञान में आता है उस पर हम निश्चित कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई में भी एक प्रॉब्लम हमारे ये आ रही है कि 6 महीने से पिछले 7 महीनों में कोई अधिशासी अधिकारी या आयुक्त, अब तो आयुक्त हो गए, यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं। उसको 1 महीना नहीं होता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में 3, तो वो तो विधायक जी की सरपरस्ती में होता होगा। आगे तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि बिना विधायक महोदय की डिजायर के माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर रखा है कि बिना विधायक महोदय की डिजायर के पत्ता नहीं हिलता है। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अभी पिछले दिनों आपके फतेहपुर के आयुक्त थे नूर मोहम्मद जी, उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनको ज्वाइन तक नहीं करने दिया गया, उसके बाद दूसरा हो गया। वो उनको आए, उनको हमने देखा ही नहीं, उसके बाद 7 दिन में तीसरा ट्रांसफ़र हो गया। आज सरदार सर की पोस्ट खाली है, तो विकास तो बाधक हो रहा है। अतिक्रमी चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे भवन निर्माण करता हो, सारे उसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये सीधा नुकसान हो रहा है। सड़कों के हालात की बात करें तो शहर की जो सड़कें हैं वो भी कभी कहाँ से तोड़ दी जाती है, कभी कहाँ से तोड़ दी जाती है। आप चेयरमैन हैं, बिल्कुल, विधायक जी का प्रोटोकॉल है वो अलग है, लेकिन आप भी चेयरमैन हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो सड़कों का हाल ऐसा क्यों? फिर बिल्कुल मैं जिम्मेवार अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस बारे में आपको बताऊँ कि हमने लगातार सड़कें बनाई 2.5 साल में, लेकिन विडम्बना ये रही कि यहाँ L&T कंपनी की तरफ से तो पाइपलाइन डालने की योजना आई, तो हम एक जगह सड़क बनाते हैं और वो दिन में 3 जगह तोड़ के छोड़ देते हैं। इस बाबत मैंने ऊपर भी लिखा, माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने पत्र दिया और उन्होंने मीटिंग भी मेरी करवाई, लेकिन L&T और RUIDP के अधिकारियों की वजह से सड़कें तोड़ के छोड़ दी गई। और सड़क जो तोड़ी जाती है उनकी तरफ से, तो उनकी एक व्यक्तिगत नियमों में जिम्मेदारी है कि उसकी वो मरम्मत करके हमें देंगे, लेकिन तोड़ने का काम ज़्यादा किया और उनको मरम्मत करने का काम L&T ने कम ये किया। एक दुर्भाग्य है ये माने, या फिर कुछ एक जो पैसे कमाने की एक स्ट्रेटजी है कि सड़कें पहले बनी जाती है और फिर पाइपलाइन डाली जाती है, योजनाएं बाद में आती है, ये गड़बड़ है। सड़क तो पब्लिक की डिमांड होती है या पार्षदों की डिमांड होती है तो हम बना देते हैं, और उसके बाद जब योजना आती है तो उनको पुनः तोड़ कभी पाइपलाइन की बात हो या फिर आजकल जो इंटरनल कभी वहाँ केबल डालने का मामला आ जाता है, कभी वहाँ लाइन डालने का मामला आ जाता है, कभी सीवरेज के पाइप डालने का लाइन आ जाता है। ये हर शहर के हालात हैं, ये बिल्कुल एक खाली सरदार शहर के नहीं है। अब इसकी मॉनिटरिंग भी हम नहीं कर, खाली हमारे पास तो मॉनिटरिंग है नगर पालिका का, भुगतान की व्यवस्था वहीं ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास इनके पास कोई कंट्रोल। आप अपोजिशन के रूप में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो अपोजिशन के रूप में भाजपा के रूप में कौन से नेता को सही मानते हैं या कैसे देखते हैं? जैसे सराफ है या फिर पिंचा साहब हैं? देखिए, भाजपा का जहाँ तक मामला है वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसे कैंडिडेट बनाए किसे नहीं बनाए, लेकिन मैं तो मेरी पार्टी की भी बात कर सकता हूँ आपके सामने। मेरे लिए सभी योग्य हैं। अपोजिशन जो है, मैं तो मेरी कह सकता हूँ कि भी मेरी नगर पालिका में अच्छा हमने काम किया मिलके सभी, कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों ने बराबर का भी, जो हमने 3000 पट्टे हमने बांटे हैं जी, उन 3000 पट्टों में हमने कभी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस है या बीजेपी है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट योजना है कि गरीब को उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर अब 1.5 महीने का समय बचा है, अगर स्थायी अधिकारी मुझे मिल जाए तो मेरी तमन्ना, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि भाई कम से कम 1000-1500 पट्टे में और दूँ,
और आपको बताऊं, चूरू जिले में हमारी नगर पालिका पट्टा वितरण में 1 नंबर पे है। जी, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं गहलोत सरकार की, तो उनकी काफ़ी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, जिसमें महंगाई राहत कैंप है, स्मार्टफोन की योजना है, चिरंजीवी योजना है, और गैस सिलेंडर वाली जो अभी योजना आई है जो कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि धरातल पे आप गांव में जा रहे हैं, क्या वो योजनाएं पहुंच रही है? कुछ लोगों का कहना है कि वो पहुंच रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं पहुंच रही है। नहीं, जैसे राहत कैंप के मुख्यमंत्री जी की बात करूं, मुख्यमंत्री महोदय ने अनगिनत सैकड़ों हजारों योजनाएं दी है, लेकिन काम भी खूब हुए। अकाल राहत कैंप एक ऐसा मामला था कि उसमें लोगों के, आम आदमी तक उसकी राहत पहुंची। हमने भी कैंप चेक किए, विधायक महोदय भी गए थे और सारे जन नेता भी गए थे। उसमें लाभ जरूर जनता को मिला है, पेंशन भी आनी शुरू हो गई है, मीटर भी उसमें ठीक है, बिजली की संकट जरूर आ गया है थोड़ा, बाकी लाभ सबको मिला है। और जो स्मार्टफोन योजना है, ये तो अभी ताज़ा ही आपके सामने लागू हुई है। तो मुख्यमंत्री जी की योजना में कमी नहीं है, और अगला चुनाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के आधार पर ही लड़ा जाएगा, न कि व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर। जी, एक चीज़ आपने स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव देहात में मैं जा रहा हूं, लोगों का कहना है कि ये योजना बच्चों को बिगाड़ेगी। जो 8th क्लास 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, उनसे बच्चों का भविष्य खराब होगा। देखो, हर कोई चीज़ जब अपने वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो जो डिजिटल युग आ रहा है उसमें ये भी कहना है कि आउटडेटेड फ़ोन दिए गए हैं। सदुपयोग भी होता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल। तो अगर उसका अपने सदुपयोग की नीति से देखें तो अच्छा उपयोग होगा, और दुरुपयोग की नीति से देखें तो अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात ये डेट और ये मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन देखा नहीं है, मैं आपको कोई जवाब इसमें नहीं दे सकूँगा। अच्छा, आप चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानते हैं जी, तो उनसे आपको सीखने को क्या मिलता है अपने जीवन में? जीवन में सीखने को यही मिलता है कि इंसान को एक दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति इंसान की है तो वो काम कर सकता है, और डुलमुल नीति से आदमी काम नहीं कर सकता। और हमने 2.5 साल तक एकदम दृढ़ता के साथ काम किया, और पूरे शहर की जनता का मुझे सहयोग मिला, और पार्षदों का सहयोग मिला, विधायक पंडित मोहन लाल जी शर्मा का भी मुझे सहयोग मिला। अब 6 महीने में मैं अपने आप को खुद दुखी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जैसे काम करने वाले आदमी को काम करने से रोका जा रहा है, उसकी मुझे तकलीफ है। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरदार सर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरदार सर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरदार सर की जनता बहुत सहनशील जनता है, आज तक हमारे यहाँ कभी सांप्रदायिक माहौल ख़राब नहीं हुआ, और कामों में जहाँ तक है, सरदार सर की जनता ने विकास के कामों में हर संभव सहयोग दिया है। सोशल मीडिया का युग है, इसमें थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन काम की इन्होंने प्रशंसा की है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है आप हमारा सहयोग करें, हम सरदार सर की सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। अगर चाहे दावेदारी की बात अलग है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो अलग मैटर है, हाईकमान जाने, लेकिन काम करने के लिए हमें चुन के आए हैं तो काम करेंगे, ये मैं जनता को। आपने टिकट की बात की, मुझे एक सवाल और याद आ गया कि सरदार से जो उपचुनाव थे उसमें मुकाबला त्रिकोणीय था। जी, आपकी कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसने भी चुनाव लड़ा और मुकाबला त्रिकोणीय था। जी, और आरएलपी ने लगभग 50,000 के समथिंग वोट लिए। जी, तो 23 के चुनाव में आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, वो अचानक तो एक चुनाव आया पंडित जी के स्वर्गवास के कारण, और उपचुनाव था। उपचुनाव में हालांकि आरएलपी पिछले 2-3 चुनाव से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कभी 8-10 हज़ार से ज़्यादा वोट क्रॉस नहीं किए। अब की बार का मामला थोड़ा अलग था कि अचानक हमारे पे चुनाव थोपा गया। हम सभी कार्यकर्ता, परिवार, सारा शोक संतप्त थे, और उस वजह से अचानक जब चुनाव थोपा गया तो आरएलपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया उसका नेतृत्व खुद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया, और वो स्वयं 15 दिन तक पूरा डेरा डाल के यहाँ रहे, और तो उसमें थोड़ा युवाओं में फर्क पड़ा, और उसी का नतीजा था कि 47,000 के करीब वोट रह गए। लेकिन मैं अब वो माहौल नहीं देखता। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर सरदार शहर में बीजेपी और कांग्रेस नॉन जाट को टिकट देती है तो आरएलपी प्रभावी रहेगी। अब पार्टियां किसको टिकट देगी, जाट को देगी, नॉन जाट को देगी, वो तो हाईकमान का मामला है। ये सारा समय के गर्भ में है, जब समय आएगा तभी हम बता पाएंगे।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि जो जुनून उस वक्त था आरएलपी का वो आगे ये जुनून नहीं रहेगा। लोग समझ रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन तभी होगा जब सब लोग एक होकर लड़ेंगे, वरना क्या होगा वो समय बताएगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजकरण जी चौधरी साहब, जो कि सरदार सर से चेयरमैन हैं, और इनकी जो बातों के अंदर जो चीज़ें निकल के आई वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और अगर आपका भी कोई जहन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो भी पूछ सकते हैं। अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम पूछने की कोशिश करेंगे। और सरदार सर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, किसी विधानसभा क्षेत्र में और किसी नए चेहरे के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।